ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है राहु केतु शनि बृहस्पति, इन चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के बारे में। मई तक आते आते ये सारे ही बड़े ग्रहों ने अपनी राशि बदल ली है। जहां मार्च में शनिदेव ने बदल ली थी आप और मीन में प्रवेश कर गए थे, राहु और केतु और बृहस्पति इन्होंने मई में अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। इन सबके इंडिविजुअल वीडियोस तो मैंने अपने चैनल पे दे ही दिए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि संयुक्त रूप से इनका क्या प्रभाव होगा वो कई चीज़ों को बदल सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है या श्रृंखला ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो 4 ग्रहों की चौकड़ी है ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकती है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत कुछ निर्धारित करते हैं, बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनका संयुक्त प्रभाव कई चीज़ों में जो समीकरण है उनको बदल कर रख सकता है। अब इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, मैंने कुछ 5 प्रमुख टॉपिक्स बनाए हैं जिनकी हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला, बृहस्पति और शनि इनका केंद्रादि योग, एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं। बृहस्पति भी द्विस्व भाव की राशि में है, शनि भी द्विस्व भाव की राशि में है और एक दूसरे से केंद्र भाव में दोनों बैठे हैं। ये दोनों बहुत ही प्रभाव एक दूसरे पर डालेंगे। दूसरा पॉइंट होगा बृहस्पति और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट। बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, राहु बृहस्पति को देख रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा? बहुत प्रभाव होगा। तीसरा, राहु और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव तुला पर, दोनों मिलकर तुला जो भाव है उसको देख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो भाव है तुला, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, आपका जो सप्तम भाव बनता है। इसके बाद चौथा पॉइंट होगा केतु और शनि का षडाष्टक योग। जब भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से षडाष्टक में आते हैं यानी कि 6-8 में आते हैं तो कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं, ये भी विवेचना करेंगे। और सबसे अंत में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये राशि जहाँ पे भी आपके भाव में पड़ती है, मेष की बात कर रहे हैं तो 9वें भाव में पड़ती है, वहाँ पर दृष्टि किसकी है? बृहस्पति की। वहाँ पर दृष्टि किसकी है? शनिदेव की। और वहाँ पर दृष्टि किसकी है? केतु महाराज की। तो 9वां भाव जो आपका पड़ता है, जहाँ पे धनु राशि पड़ती है, वहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख 5 टॉपिक्स हैं, इन सब की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूँगा। मोटे मोटे तौर पर ये जून 2025 से जून 2026 का एक विश्लेषण होगा, पर अक्टूबर में कुछ टाइम के लिए 2-2.5 महीने के लिए बृहस्पति आगे आ जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़े से समीकरण बदलेंगे, प्रयास करूँगा वहाँ पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन एक मैक्रो लेवल पर कहिए तो ये करीबन 1 साल का ही राशिफल इसको मानिएगा। शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, वो है शनि गुरु एक दूसरे से केंद्र में। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा, मैं बताता रहता हूँ कि कोई भी ग्रह एक दूसरे से अगर त्रिकोण में होता है तो एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जैसे केतु, यहाँ पे कोई भी ग्रह होगा तो उनका केतु का उन पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। खैर केतु की तो दृष्टि भी होती है, पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जो केंद्र होते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 में अगर कोई भी ग्रह बैठता है, उसको बैठते हैं कि बोलते हैं एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, केंद्रादि योग उसको कहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? वो दोनों ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अगर उनकी भावना, उनकी जो प्रक्रिया है चीज़ों को देने की, वो एक समान है या कुछ बड़े स्तर पर उनका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति ये दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कुछ समेट कर अपने पास चलते हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और शनि मेहनत के, कर्मों के कारक हैं। इसलिए जब भी ये ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में आते हैं तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से केंद्र भाव में होगा तो वो एक ही प्रकार की राशि में होगा। मतलब
जैसे यहाँ पर बृहस्पति द्विस्वभाव राशि में है तो शनि भी द्विस्वभाव राशि में है, और इन दोनों ग्रहों का इस प्रकार से सेम या ये द्विस्वभाव राशि में होना बहुत कॉमन नहीं होता। अगली बार कब ये दोनों एक प्रकार से द्विस्वभाव राशि में आएंगे कह नहीं सकते, मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम बाद, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि शनि यहाँ पे 2027 में आ जाएंगे, फिर द्विस्वभाव राशि में जाने के उनको बहुत टाइम लगेगा। बृहस्पति की बात करें तो 25, 26, 27, 28, वो 28 में फिर द्विस्वभाव राशि में आएंगे। तो आने वाले लॉन्ग टर्म में ये दोनों ग्रह द्विस्वभाव की राशियों में होना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आगे चलकर कभी आ सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत लंबे टाइम की विवेचना करी नहीं है। तो द्विस्वभाव राशि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राशियों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्योतिष में। द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं ऐसे दो ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, भाग्य के कारक, कर्म के कारक, बाकी इनके स्वामित्व वगैरह पर मैं अभी नहीं आ रहा। द्विस्वभाव राशि यानी कि ऑप्शंस, यानी कि नई नई संभावनाएं। तो जब ये दोनों बड़े ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठेंगे, एक दूसरे से केंद्र में बैठकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो जीवन में बहुत नई संभावनाएं खुलेंगी। और तीसरा भाव है ही संभावनाओं का, तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, तीसरा भाव स्किल्स का है, और 12वां भाव अंत से आरंभ का है। तो यकीन मानिए ये दो ग्रह केंद्र में बैठकर एक दूसरे से और तीसरे और 12वें भाव को केंद्रादि योग से कनेक्ट कर कर दिखा रहे हैं कि ये वो टाइम है जब आपको धीरे धीरे करके अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, एफर्ट्स का भाव है। वहाँ से 10वें भाव में शनि जो कर्म के कारक हैं, यानी कि ये वो 1 साल का समय है जब आपको आपकी मेहनत का बहुत ज़्यादा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये समय इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। बृहस्पति जहाँ पर भाग्य है वहीं पर शनि कर्म है, तो भाग्य के जो कारक हैं वो पराक्रम के भाव में बैठे हैं और शनि 12वें घर में बैठे हैं। इसका अर्थ ये है अपने पराक्रम से, अपने भाग्य से आप कई जीवन की सिचुएशंस का अंत कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि जीवन जो बाधित हो गया था, जो बंधित हो गया था, ऐसे लोग जो अपने जीवन में अपने आप को बस असहाय महसूस कर रहे थे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, उनको भी यहाँ पर ये जो केंद्रादि योग है इससे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तीसरा भाव स्किल्स का है, बृहस्पति नॉलेज है, वहाँ से 10वें भाव में, किसी भी भाव से 10वें भाव में कोई ग्रह बैठता है तो उस भाव के जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। तो यकीन मानिए यहाँ पर जब तीसरा भाव हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं और वहाँ से केंद्र में शनि है, यानी कि आपके जो स्किल्स हैं, जो भी आपने सीखा है अपने जीवन में, वो बहुत प्रोडक्टिवली आप यूज़ कर पाएंगे अपने करियर में, अपने पूरे जीवन में। तो इस शनि और बृहस्पति का जो केंद्रादि योग है ये बहुत विशेष है। इसके बाद शनि बैठे भी बृहस्पति की राशि में और उनसे केंद्रादि योग बना रहे हैं, और बृहस्पति क्या है, 12वें घर के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, ये 1 साल का टाइम उनके लिए लाइफ चेंजिंग है। आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, विदेश में अपना नाम कमाना चाहते हैं, हर चीज़ में ये दोनों ग्रहों का जो प्रभाव केंद्रादि योग के कारण बन रहा है बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। और तीसरा भाव बृहस्पति का, बृहस्पति ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, 12वां भाव मोक्ष का है। आप में से कई लोगों का एक आध्यात्मिक रूपांतरण होने वाला है और कई लोगों का तो शुरू भी हो गया होगा। कई ऐसे भी लोग जो ईश्वर में उतना नहीं मानते थे, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे वो ईश्वर की आराधना करना शुरू कर देंगे, या जो भी ऐसी प्रक्रिया है जो उनको ईश्वर के तत्व से जोड़ती है उससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये केंद्रादि प्रभाव है, इसका लाभ उठाइएगा। सबसे बड़ी बात है, शनि जब 12वें घर में आते हैं ना, तो वो एक आपके पूरे जीवन चक्र में बहुत बड़ा पॉइंट होता है। कारण क्या है, 12वें घर में 30 साल बाद आते हैं और उसके बाद वो एक नई शुरुआत करते हैं जब वो आपके लग्न भाव में आएंगे। तो ये ऐसा टाइम होता है 2.5 साल का जहाँ पर आपको कई बंधनों से मुक्त होने का मौका मिलता है और उससे फिर आगे बहुत कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि बृहस्पति का जो केंद्रादि योग है, जीवन में एक नया रूपांतरण कई प्रकार से करेंगे। तीसरा भाव है स्किल्स का भाव है।
12वां भाव जो 10वें से तीसरा भाव है। करियर में आप यकीन मानिए आप इतना कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव करेंगे ना, अगर आपने अपने आप को अप्लाई किया, कि ये 1 साल के बाद फिर आपको अपने करियर में पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। बिजनेस की भी बात करें, सप्तम से छठे में शनि है जो बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति का है तीसरे भाव में। आपको अपने बिजनेस में भी बहुत कुछ नया अप्लाई करने का मौका मिलेगा और अपने बिजनेस में भी बहुत बड़ा रूपांतरण ला पाएंगे। तो ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, ये शनि बृहस्पति का केंद्रादि योग बहुत आगे आपके जीवन को लेकर जाएगा। अब उनके स्वामित्वों की बात कर लेते हैं। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशियां एक के बाद एक आती है, बृहस्पति, शनि, शनि फिर बृहस्पति। तो भाग्य स्थान के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, ये दोनों एक दूसरे से केंद्रादि योग में हैं। लक्ष्मी, धन, पराक्रम और कर्म और अंत, ये साफ दिखा रहा है कि धन के नए सोर्स खुलेंगे, धन कमाने में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा और विदेश से बहुत पैसा आएगा। तो ये जो केंद्रादि योग है शनि बृहस्पति का, यकीन मानिए बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत लाभान्वित करने वाला है, स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने प्रोडक्टिव लाइफ, अपने सार्थकता को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में ये जो दोनों का भाव है बहुत अच्छा है। बृहस्पति तीसरे घर में है तो ये नॉलेज और ज्ञान के साथ पराक्रम भी देता है, इसलिए इस समय का लाभ उठाएगा। ये 1 साल फिर से कहूँगा बड़े रूपांतरण का साल है। चलते हैं अगले भाग की तरफ जो कि है राहु और बृहस्पति का परस्पर दृष्टि का प्रभाव। बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, राहु बृहस्पति को देख रहे हैं। तो ये दो जो ग्रह हैं जब एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, पारस्परिक दृष्टि से देख रहे हैं, इसका क्या प्रभाव रहेगा? बहुत प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही ग्रह हैं जो जीवन में एक्सपेंशन देते हैं। बृहस्पति बहुत एक्सपेंड करते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु की तो एक्सपेंशन की कोई लिमिट ही नहीं है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को पर दृष्टि डालेंगे, कहाँ पे बैठ के डालेंगे? ये क्या है? काम त्रिकोण। ये क्या है? काम त्रिकोण, यानी कि इच्छाओं के भाव। यहाँ से इच्छाएं जागृत होती हैं, यहाँ पर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखेंगे, ये यकीन मानिए इच्छाओं की पूर्ति का समय है। आपकी कई इच्छाएं जीवन की, आप जीवन के किसी भी स्टेज पे हो, क्योंकि इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक छोटे बच्चे को चॉकलेट चाहिए, शायद वो उसकी इच्छा हो। एक जो टीनेजर है उसको चाहिए कि भाई एक अच्छा सोशल सर्कल हो जाए, लव लाइफ स्टार्ट हो जाए। आजकल के टीनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 20-25 साल अच्छी जॉब लग जाए, ऐसी इच्छा होती है कि बहुत अच्छी जॉब लग जाए। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे इस टाइम पे आपकी सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा होगी, वो यहाँ पे प्राप्त करने में ये दोनों ही ग्रह बहुत मदद करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये देखिए मैं तभी कहता हूँ ना कि ये बड़े ग्रह बार बार उन भावों में नहीं आते और बार बार इस प्रकार का संबंध नहीं बनाते। अब अगली बार जब राहु बृहस्पति का गोचर होगा तो राहु यहाँ पर होंगे और बृहस्पति यहाँ पर होंगे, तो बृहस्पति केतु के साथ होंगे। तो ये प्रभाव तो नहीं आया, परस्पर एक्सेस में होंगे, दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। तो ये जब भी ये बड़े ग्रह कुछ संबंध बनाते हैं ना, तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे गोल्डन पीरियड है 1 साल का। कई प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। फिर से तीसरा भाव स्किल्स, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, बृहस्पति यहाँ पर है, ज्ञान, भाग्य, और यहाँ से नवम में राहु, यानी कि भाग्य पूरा साथ देने वाला है कि आपने जो भी सीखा हुआ है। स्किल्स का मतलब यही नहीं कि टेक्निकल स्किल्स ही हो। एक व्यक्ति को बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं, क्या वो स्किल्स नहीं है? बिल्कुल स्किल्स हैं। कई लोग तो छोले भटूरे बना बना के उनके पास इतना पैसा है जितना बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं होता। तो मैं किसी की कहीं कहानी देख रहा था, दिल्ली में ही, और उन्होंने एक ठेले से स्टार्ट किया था। आज कितने उनके पास केवल छोले भटूरे ही बेचकर उनका कितना बड़ा बिजनेस है। तो क्या वो स्किल्स नहीं है? बिल्कुल स्किल्स है। जहाँ पे आप कुछ चीज़ इतनी अच्छी कर लें कि वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता है बहुत अच्छी हो जाए और स्टेबल हो जाए, वो स्किल है, वो स्पेशलाइजेशन है। तो कोई भी आपने कोई स्किल सीखी है, आप गाना गाते हैं तो यहाँ पे
अपने उस टैलेंट को आगे रखने का मौका, उस पर मैं आऊँगा क्योंकि हॉबीज़ के भाव में बृहस्पति है। तो जो स्किल्स आपने सीखी है उसको अपने जीवन में, करियर हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी इम्प्लाई करना है, बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, तीसरा भाव क्या है? ये उपचय भाव भी है, 11वां भाव भी उपचय भाव है। तीसरा भाव एक प्रकार से आपके 11वें से पंचम है और दूसरे से दूसरा है। 11वें से लक्ष्मी स्थान, धन स्थान से धन स्थान, तो यहाँ से धन का आगमन हुआ। किस प्रकार से? लेकिन यहाँ से बहुत मेहनत से होता है, स्किल से होता है, सीख के होता है। लाभ स्थान तो है ही पैसे का। तो जब ये दोनों ग्रह परस्पर लाभ और तीसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि आपके धन की जो वृद्धि है वो कई गुना होने वाली है। बहुत ज़्यादा तेज़ गति से पैसा आपके पास आएगा। पैसे की जो प्राप्ति की जो इंटेंसिटी है वो बहुत तेज़ रहेगी। और देखिए, बृहस्पति लक्ष्मी स्थान के स्वामी, बृहस्पति 12वें घर के स्वामी, राहु लाभ स्थान में ऑलरेडी है तो पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब लक्ष्मी भाव और भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति राहु को देखेंगे तो जो तीव्रता है पैसे प्राप्त करने की वो बहुत अच्छी होगी और रुकावटें कम आएंगी। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी है बृहस्पति और राहु विदेश के कारक हैं और गुप्त धन के कारक है, तो गुप्त धन हो, विदेश का धन हो, बहुत तेज गति से आपको प्राप्त होगा। तो ये सच में यकीन मानिए, जो परस्पर दृष्टि है तीसरे और 11वें घर में बैठे राहु की, ये धन के लिए, जीवन को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा भाव हॉबीज़ का है। राहु सोशल मीडिया, अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के द्वारा सामने रखना। तो जब टैलेंट के भाव को, हॉबीज़ के भाव को राहु देखेंगे और बृहस्पति बैठे हैं, कोई भी आपके पास टैलेंट हो, आप देखिए, आज का वो टाइम है जब अगर आपके पास टैलेंट है, खैर कुछ लोगों के पास टैलेंट नहीं होता पर कई और भी चीज़ें होती हैं उसके द्वारा भी पॉपुलर हो जाते हैं, पर यहाँ पे मेनली ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो रखिए लोगों के सामने। तो अगर वो सच में अच्छा होगा तो उसको लोग पसंद करेंगे और आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अपनी हॉबीज़ को इतना गुणवान बना लीजिए कि हॉबीज़ का भाव है, बृहस्पति धन के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, राहु इम्प्लीमेंटेबल, प्रैक्टिकल, लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं। तो आपके पास कोई हॉबी है, उसको इतना अच्छा बना लीजिए कि आप उसके द्वारा ही धन प्राप्ति या उसको एक करियर का ऑप्शन आप बना सकें। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे प्रभाव है। और 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्कल का है, बृहस्पति तीसरा भाव भी कहीं ना कहीं फ्रेंड से जुड़ा होता है। तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल, एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेंड सर्कल भी बनाने का यहाँ पे आपको अवसर प्राप्त होगा। तो बहुत नई चीज़ें यहाँ पर दे रहे हैं। और जैसा मैंने 2 बार बोला है कि ये उपचय भाव ये वो भाव हैं जो गति प्रदान करते हैं। तो जब इन दोनों का मिलन हो रहा है ना, तो आपका जो चीज़ों को प्राप्त करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होने वाली। जब हमें तेज़ गति से चीज़ें मिलती हैं ना, तो हम बहुत आनंदमय हो जाते हैं। इसके साथ ही तीसरे घर में बृहस्पति है और राहु का प्रभाव है, बृहस्पति बैठे हैं। तीसरा भाव एक प्रकार से कुल दीपक का भाव कहा जाता है। कोई अगर यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने कुल में दीपक का काम करता है, यानी कि कुल का दीपक बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आपकी फैमिली आपको, या पूरे समाज में आपका नाम ऐसा बन जाएगा कि आपकी फैमिली का नाम बन जाए। तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बहुत अच्छा ये गोचर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्योंकि ये भाव 11वां भाव है, यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है, बृहस्पति का प्रभाव है, ये धन का भाव, इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा। और ये भाव जो तीसरा भाव है, ये 10वें से छठा भाव है, सप्तम से त्रिकोण भाव है। तो बिजनेस में बहुत नए काम मिलेंगे और 10वें भाव से छठे में जो स्ट्रगल्स करियर में आपको देखने को मिल रहे थे, उससे भी आपको आगे निकलने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो पंचम से सप्तम में राहु और बृहस्पति की दृष्टि, आप यकीन मानिए आपके लिए इतनी संभावनाएं खुल जाएंगी ना। जॉब की बात कर लीजिए, एडमिशन्स की बात कर लीजिए, कि आपको खुद पता नहीं होगा। तो हर एंगल से, स्पेशली भौतिक रूप के एंगल से, तो ये जो राहु और बृहस्पति की जोड़ी है, परस्पर दृष्टि है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, प्रैक्टिकल ज्ञान के द्वारा जीवन में आगे बढ़ाएगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि राहु और बृहस्पति मिलकर सप्तम भाव पर दृष्टि का प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि म्यूचुअली सप्तम भाव जो आपका बनता है, जहाँ पे तुला राशि है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और
ये परस्पर दृष्टि तो उनकी है ही, साथ में वो इस काम त्रिकोण को कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जैसा मैंने कहा ना कि ये जो इनके समीकरण बनते हैं बड़े ग्रहों के, बार बार इस प्रकार से नहीं बनते, अगली बार कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा। तो पहले दृष्टि की बात करते हैं। म्यूचुअल एस्पेक्ट जो है, या फिर जो कंबाइंड एस्पेक्ट है, म्यूचुअल नहीं कंबाइंड एस्पेक्ट जो सप्तम भाव पर है, म्यूचुअल की तो हमने बात कर ली है। सप्तम भाव सबसे पहला विवाह का भाव। बृहस्पति अकेले जब देखते हैं सप्तम भाव को, विवाह के कारक बन जाते हैं, विवाह कराने में पूरे सक्षम है बृहस्पति। लेकिन जब राहु का प्रभाव भी आ गया तो वो बहुत तीव्रता के साथ आता है। मैं कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि राहु विवाह के संबंध में कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे जिनके अच्छे योग हैं कि भाई शादी की एज हो गई है, दशा ठीक चल रही है, कुंडली अच्छी है, सप्तम भाव अच्छा है, नवांश अच्छी, कई कॉम्बिनेशंस होते हैं, सारे यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन तो उनके तो विवाह बहुत आराम से हो जाएगा। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही, भाई आप इच्छुक हैं शादी करने के और आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बनती बात बिगड़ रही है, तो ये एक साल है जहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट विवाह के संबंध में प्राप्त होंगे। मैं कई बार बताता हूँ कि ये 4 ग्रह इतनी क्षमता और सक्षमता रखते हैं कि ये कभी कभी दशा अंतरदशा और इवन योग को भी ओवर पावर कर सकते हैं। ये इन ग्रहों के गोचर की क्षमता होती है। तो जब यहाँ पर सप्तम भाव पर राहु और बृहस्पति देखेंगे तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कुंडली में कोई दोष है, कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल रहे थे, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। तो मैरिज के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है। और क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के स्वामी भी हैं और सेकंड मैरिज के लिए नवम भाव देखा जाता है, और भी कई कॉम्बिनेशंस हैं पर प्रथमतः नवम भाव। तो वहाँ से जब वो इस भाव को देखेंगे, और यहाँ से मैं, क्योंकि यहाँ पे हम राहु बृहस्पति की बात करें, लेकिन वो नवम भाव अपने 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं और 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और राहु का इम्पैक्ट है, तो सेकंड मैरिज के भी योग बहुत सुंदर यहाँ पर बन जाते हैं। तो मैरिज हो फर्स्ट या सेकंड, दोनों के ही बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सप्तम भाव आपका स्टेटस दिखाता है, आपका समाज में स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे जब राहु और बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे तो समाज में एक अलग स्टेटस बनाने के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। सप्तम भाव पर जब राहु बृहस्पति का प्रभाव है, यानी कि एक प्रकार से अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होना और उसके हिसाब से पूर्णता लाना। मेष वाले जातक अधिकतम इमोशनल भी होते हैं क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का है, और इम्पल्सिव भी होते हैं। कभी कभी वो ऐसी चीज़ों में अपने हाथ डाल लेते हैं जिनका कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब वो सप्तम भाव को देखेंगे जो पूर्णता का भाव है, और बृहस्पति और राहु जो प्रैक्टिकल ग्रह हैं ये सप्तम भाव को देखें, यानी कि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे अपने जीवन में इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है और इसके दम पर आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ का स्टेटस, आपका पद, आपकी गरिमा, आपका नाम बहुत बढ़ सकता है। सप्तम भाव पॉपुलैरिटी का है, चौथे से चौथा भाव है, चौथा भाव मास पॉपुलैरिटी का है, यानी कि मास पॉपुलैरिटी नहीं कहूँगा चौथा भाव, लेकिन जो हाँ पॉपुलैरिटी भी आ ही जाता है, जो मासेस से जुड़ी चीज़ें होती हैं बड़े स्तर पर, वो चौथा भाव, इसलिए चौथे से चौथा भाव भी पॉपुलैरिटी का होता है। और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, बृहस्पति का प्रभाव। राहु सोशल मीडिया, बृहस्पति ज्ञान, कोई ज्ञान है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई ज्ञान है, नॉलेज है, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए बहुत अच्छा। आप पब्लिक से जुड़ा कुछ काम करते हैं, आप एक्टिंग फील्ड में हैं, मनोरंजन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, और भी किसी फील्ड में, उसको आप सोशल मीडिया के द्वारा आगे लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सप्तम भाव बिजनेस का भाव है, तो जब बृहस्पति देखेंगे, राहु देखेंगे, राहु कहाँ से बैठकर देख रहे हैं? लाभ स्थान से। बृहस्पति लक्ष्मी स्थान के स्वामी देख रहे हैं, तो बिजनेस में लाभ तो होगा ही, पैसा तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, पर बहुत तेज गति से पैसा आएगा। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, राहु किस दृष्टि है? 12वां भाव विदेश, राहु विदेश, तो विदेश से पैसा बहुत आएगा। सप्तम पर 12वें घर के स्वामी की दृष्टि है, तो अगर आप विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, राहु का प्रभाव भी है, विदेश से इन्वेस्टमेंट और विदेश में अपने बिजनेस को बढ़ाने का बहुत अच्छा योग है। और एक प्रकार से यकीन मानिए अपना एक ऐसा नाम बना लेना कि फिर आपको अपनी पहचान बताने की आवश्यकता ना पड़े,
ऐसा नाम बनाने के लिए ये जो राहु और बृहस्पति का प्रभाव है बहुत अच्छा है। और फिर से जैसे मैंने कहा, ये काम त्रिकोण की पूर्णता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख तीसरे भाव में बैठे हैं, ठीक है, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, तो ये एक काम त्रिकोण उनके द्वारा पूरा हो रहा है। राहु 11वें घर में बैठे हैं, 5वीं दृष्टि से तीसरे को, 9वीं दृष्टि से सप्तम को, तो ये 3, 7 और 11 ये पूरे हो रहे हैं बृहस्पति और राहु द्वारा। तो पैसा कमाना हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, कुछ नया सीखना हो, रिस्क लेने हो, बिजनेस बढ़ाना हो, नाम बनाना हो, जीवन में पूर्णता लानी हो, सार्थकता लानी हो, अपनी एक अलग पहचान, पॉपुलैरिटी प्राप्त करनी हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, विवाह संपन्न करना हो, ये जो काम त्रिकोण का योग है ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्या काम त्रिकोण का पूरा होना केवल यही बताता है? नहीं। इच्छाओं की मैंने बात करी थी, आप यकीन मानिए आपकी सालों पुरानी इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी होंगी। आपने 10 साल पहले कुछ सोच के था, अरे ये काश इतना पैसा होता कि ये ले लेता। आप यकीन मानिए ऐसे समीकरण बनेंगे कि जो आप इच्छाएं जो खुद ही भूले बैठे थे, वो इच्छाएं भी यहाँ पे आपके पूरी होंगी। और सप्तम भाव 10वें से 10वां है, तो सडन प्रमोशंस, कई लोगों को ना सडन प्रमोशंस देखने को मिलेंगी। 11वें घर में बैठे राहु का प्रभाव है, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति का प्रभाव है, 10वें से 10वां भाव है, सूक्ष्म कर्म स्थान है। हो सकता है आपको अपनी कंपनी की ही तरफ से विदेश में भेज दिया जाए कि भाई वहाँ पे जाओ, सीख के आओ, और बहुत चांसेस है कि एक बार आप विदेश गए तो फिर वापस आए ना, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौके मिल जाए। तो ये काम त्रिकोण का जो पूर्णता है राहु और बृहस्पति द्वारा, ये आपके जीवन को बहुत उच्च स्तर पर लेके जाने वाली, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। इसका जितना लाभ हो सके उतना लाभ उठाएगा। जीवन के हर एरिया को एलिवेट करने के लिए बहुत अच्छा योग है। अब बात करते हैं शनि और केतु महाराज द्वारा बनाए गए षडाष्टक योग की। ये थोड़ा सा नेगेटिव एक योग है, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं, अब मैंने वीडियो तो बना ही दी, लेकिन थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते ही हैं उस भाव में। अब केतु मैलेफिक है, अवरोध उत्पन्न करते हैं, और उससे अष्टम में शनि आ गए, तो ये षडाष्टक योग शनि और केतु का उन भावों के संबंध में थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आता है। अब अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं पहले। पंचम में केतु हैं, शनि 12वें में है, ये मंत्र साधना, साधनाओं का भाव, ये मोक्ष का भाव। केतु लग्न को भी देख रहे हैं, शनि 12वें घर में है। आध्यात्मिक जीवन में, साधनाओं में आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? तो अगर वो दृष्टिकोण है कि हाँ अध्यात्म में आगे बढ़ना है, साधनाएं करनी है, मंत्र साधनाएं करनी है, बहुत अच्छा टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं प्राप्त होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? कुछ लोग बहुत वैरागी हो जाएंगे, वैराग्य उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब भाई डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं जीवन में। ऐसा नहीं कि यंग लोग वैराग्य या संन्यास नहीं लेते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, बच्चे ही हैं, मैं व्यक्ति क्या, 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। दृष्टि उनकी कुंडली मैंने देखी हुई है, तो केतु का ही प्रभाव था, दशा ही स्टार्ट हुई थी केतु की, और उनका अच्छे परिवार से, बहुत संपन्न परिवार से, पर उन्होंने कहा मुझे नहीं, मैं बिलोंग ही नहीं करता यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, जो लोग ठीक है, जो ऐसे सिचुएशन में है, जो संन्यास, मोक्ष, वैराग्य इसकी तरफ जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। पर अगर आप ऐसे जगह पे हैं ना जीवन में कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया भर की है, एक चक्र जो भव चक्कर है, जो भौतिकता का चक्कर है, उसमें भी फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे ना बहुत एक अजीब सी ऊर्जा तंग करेगी आपको। क्योंकि मन क्या कहेगा? मन कहेगा संन्यास लेना है, लेकिन फंसे हुए हैं इस प्रकार से माया के जाल में। तो ये दोनों ऐसी ऊर्जा ना, तो पुल अपार्ट करती है। एक आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रही है, बाकी बंधनों में बंधे हुए हैं, तो बहुत अनईजीनेस आपके पूरे व्यक्तित्व में आएगा, वो समझ ही नहीं आएगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये कई लोगों को जो वैराग्य है, ये जो मोक्ष का भावना है, मोक्ष की भावना है, अध्यात्म की तरफ बहुत झुकाव है, ये उनको अपने भौतिक जीवन में कंसंट्रेट करने से रोकेगा, तंग करेगा। पंचम में चंद्रमा है, पंचम में केतु है, और पंचम से अष्टम में शनि है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके अपनी संतान से संबंध के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आप देखेंगे कि आपके अपनी संतान से संबंध यहाँ पर बहुत बिगड़ सकते हैं। और पंचम में केतु और उससे अष्टम में शनि, ये आपके संतान की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत संभावना है कि उनको कोई रोग, कोई चोट, कोई इंजरी, कोई सर्जरी करानी पड़े। पंचम में केतु, संतान की सर्जरी हो सकती है। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये थोड़े से नेगेटिव एक इम्पैक्ट दे रहे हैं। इसके साथ ही क्या होगा ना, पंचम भाव
आपका सोचने का तौर तरीका है। अष्टम 12वां भाव जो है ये सुपर कॉन्शियस माइंड है। आपके सोचने का जो ज़रिया है या दायरा है वो इतना बड़ा हो जाएगा ना, आप बहुत कुछ सोचेंगे पर अधिकतम चीज़ें बहुत वेवर्ड होंगी कि कभी ये इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, कभी इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा ना, जो मेंटल हार्मनी है और फिजिकल हार्मनी है उसमें थोड़ी सी एक डिसबैलेंस आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, उनके साथ संबंध का बहुत ध्यान दीजिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं इस टाइम पर बहुत ध्यान दीजिएगा। पर जैसा मैंने कहा, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव आपके लक्ष्मी भाव है, लक्ष्मी स्थान भी है, तो वहाँ से अष्टम में शनि का जाना, ये हो सकता है कि पैसा तो देखिए बहुत आएगा, लेकिन आप कई बार देखेंगे आपकी पेमेंट्स थोड़ा सा अटका करेंगी। आ जाएगी लेकिन जहाँ पे मंडे को मिलनी चाहिए वहाँ पे अगले हफ्ते के मंडे को मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। बस जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें जो नेगेटिव मैंने कहा, हाँ, लव लाइफ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पंचम में केतु और पंचम से अष्टम में शनि। कई लोगों की तो ऑलरेडी ब्रेकअप्स की बात स्टार्ट हो गई होगी, जब क्योंकि मैं केतु को गोचर करे अभी, आज क्या है 6 तारीख है, तो जब वीडियो बन रही है 6 जून, तो अब आएगी पता नहीं कब, लेकिन 18 मई को हो चुका। तो कई लोगों के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। अब क्योंकि शनि और केतु का षडाष्टक योग भी बना है तो कई लोगों के ब्रेकअप्स होंगे और बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन केतु मोक्ष देते हैं, कभी कभी ना ये अच्छा भी होता है, एक ऐसे रिश्ते से निकलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा जो शायद आगे चलकर आपको तंग करता है। तो कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, लेकिन ये हाँ, षडाष्टक योग थोड़ा सा जो हार्मनी है जीवन की उसको थोड़ा सा नेगेटिव प्रभावित कर सकता है। कोशिश यही करनी है कि अपने जीवन में उन चीज़ों पर फोकस करें, उन जगहों पे ऊर्जा लगाएं जो आपको सच में लगता है कि हाँ, ये सार्थक रूप से आपको प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं कि नवम भाव, धनु राशि, जहाँ आपके लिए धनु राशि नवम भाव में ही पड़ती है, वहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, 3 ग्रह मिलकर आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले मैं केतु को थोड़ा बाद में लाता हूँ, लेकिन मैं कई बार बताता हूँ कि शनि बृहस्पति ये डबल ट्रांजिट जो इफेक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये क्या है, समय है, शनि समय के कारक हैं, काल के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, ये भाग्य। तो जब ये दोनों मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं, कैसे कर सकते हैं? दृष्टि द्वारा कर सकते हैं, साथ में बैठ गए। अगर लेट्स से कि बृहस्पति अगर यहाँ पे होते, शनि देख रहे होते, तो एक प्रकार से दूसरे भाव पर प्रभाव होता, तो इस प्रकार से वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नवम भाव आपका शनि और बृहस्पति से दृष्ट है। केतु को भी मैं लाऊंगा पिक्चर में, लेकिन यकीन मानिए जब ये दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे ना, तो भाग्य ही बढ़ेगा। भाग्य के कारक भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति, कर्म के कारक लाभ स्थान कर्म भाव के स्वामी शनि, और ये दोनों की परस्पर ऊर्जा नवम भाव में। और नवम भाव भाग्य का भाव, जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो ये वही टाइम है जब अपने जीवन में कुछ ऐसा स्तर, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है कि फिर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े। यकीन मानिए जब भाग्य का साथ व्यक्ति को मिलता है ना, तो भले ही व्यक्ति के पास टैलेंट ना हो, भले ही व्यक्ति के पास स्किल्स ना हो, वो फिर भी आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे तो बृहस्पति प्रभाव कर रहे हैं, केतु लग्न को देख रहे हैं, तो स्किल्स तो ऑलरेडी होंगी ही, और अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने पराक्रम के दम पर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ये लक्ष्मी भाव है, और ये लक्ष्मी, ये मैं कभी कभी नवम भाव को अष्ट लक्ष्मी भाव कहता हूँ। ये ऐसा भाव है जो खुशियों, जो केवल धन लक्ष्मी नहीं, जो अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं उनको लेकर जीवन में आते हैं। तो जीवन में पूर्णता, वैभव, आनंद, सुख, इन सब की अनुभूति यहाँ पर आपको होगी। पंचम से पंचम में है केतु का प्रभाव, कराता हूँ मैं केतु में थोड़ी बात में, लेकिन अभी पंचम से पंचम स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देगा। लक्ष्मी की प्राप्ति दिखा रहे हैं। कोई दोष है कुंडली में तो यहाँ पे पूजा कराने से उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा, और आपके बच्चों का भाग्य उज्ज्वल होगा। पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, तो अगर आपके संतान है तो उनके भाग्य में बहुत वृद्धि होगी, तो इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको प्राप्त होगा।
नवम भाव पर जब शनि और बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि एक जो ज्ञान है, मेहनत है और उसका रिजल्ट है वो बहुत आराम से आपको प्राप्त होगा, और धन के रूप में कहिए तो बहुत अच्छा है। अब ले आते हैं केतु को पिक्चर में। केतु अध्यात्म के कारक हैं, तो जब केतु देखेंगे, शनि देखेंगे और ये धर्म का भाव है, आप यकीन मानिए धार्मिक चेष्टा बहुत बढ़ जाएगी। और जब बृहस्पति का पिक्चर में आना हो गया, यानी कि और जो 12वें घर के स्वामी हैं, ये 1.5 साल या अभी तो 1 साल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत धार्मिक स्थल घूमेंगे, बहुत धार्मिक स्थलों पे रहेंगे और वहाँ पर रह के जो ऊर्जा है उसको समझेंगे। ये केवल देखिए केतु आध्यात्मिकता लेकर आते हैं, लेकिन जब उसमें धर्म का, शास्त्रों का अवलोकन हो जाता है ना, तो चीज़ें और भी अच्छी हो जाती हैं। ये कहना कि शास्त्रों के बिना अध्यात्म पूरा हो जाता है, थोड़ा सा मैं उससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता। ठीक है, आध्यात्मिक लेवल पर आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको उन ऋषि मुनियों का या उन महान पुरुषों का ज्ञान जो पुस्तकों द्वारा, शास्त्रों द्वारा उल्लिखित है, उसकी आवश्यकता पड़ती ही है। तो यहाँ पर अपने आप को आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ऊपर लेके जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। नवम भाव जो है वो भाग्य का स्थान है और ये धर्म त्रिकोण है, यानी कि अब धर्म की बात तो हमने कर ली। आप यकीन मानिए इतनी सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे। केतु का प्रभाव यानी कि स्किल्स रहेंगी। केतु अग्नि तत्व की राशि में है, केतु अग्नि तत्व के ग्रह हैं, केतु स्किल्स के ग्रह हैं, यानी कि अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव लाने हैं वो आप अपनी चेष्टा से, अपनी मेहनत से लाएंगे और भाग्य का भरपूर साथ मिले वाला है। तो ये जो शनि, बृहस्पति और केतु का नवम भाव पर प्रभाव है, ये भाग्य के द्वारा आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यकीन मानिए इस 1 साल को ज़ाया मत कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर 1% मदद, 1% एफर्ट करेंगे ना, उसका रिजल्ट आपको कम से कम नहीं तो 10% मिलेगा। 10 डिग्री लिख रहे हैं, मैंने परसेंट की बात करें। एक कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 गुना मेहनत करते हैं तो 10 गुना उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसका बहुत लाभ उठाइएगा। अगर नवम भाव पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि होती है, कभी कभी बॉसेस से संबंध बिगड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी देख रहे हैं, थोड़ा सा शालीनता और थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करेंगे ना, तो कई टफ सिचुएशन से निकल भी आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो अंतिम पॉइंट है, जब आपका नवम भाव का जो एक्टिवेशन है, ये आपके लिए सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिल जाता है ना, तो व्यक्ति भले ही उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा ना हो, वो भी बहुत आगे बढ़ जाता है। और जहाँ यहाँ पे अगर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में स्किल्स बहुत है, जिनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनको फिर यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मेष वालों के लिए कई अच्छी चीज़ें हैं इस 4 ग्रहों के गोचर से। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने वो अंकित कर ही दी हैं, उनका काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अब एक ऐसे उपाय की बात करता हूँ जो इस पूरे वर्ष में जो ये ग्रहों का प्रभाव है, इसको आपके लिए बहुत सार्थक कर देगा। सरल उपाय है, लेकिन इसको आपको 2 सोमवार करना है। उपाय सुनिए पहले आराम से। एक पात्र में दूध लेना है, उसमें गंगा जल, गुलाब जल और इत्र, गंगा जल, गुलाब जल और इत्र, दूध ज़्यादा होना चाहिए, बाकी ये सब थोड़ा थोड़ा डालिएगा। महादेव का अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिए, बेलपत्र अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए। 4 प्रकार के मिष्ठान का और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ कुछ आपको डालना है। क्या? एक दिए में चावल, पूर्ण चावल, एक दिए में पीली सरसों, एक दिए में लौंग के दाने और एक दिए में गेहूं। ये चीज़ें डाल लें। ये सब हो गया। फिर वहाँ पर बैठकर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर लीजिए, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।